चंद लम्हे के लिए हम उस होटल स्वीट में हुई मुलाकात की तरफ वापस जाते हैं। अब मैं तुम्हें एक तीसरी बात बताता हूँ कैफ जमाल। माहिर फरीद की आवाज़ में सख्ती तर आई। वो कैफ के सामने खड़ा था। तुम्हारे ख्याल में मैं इतने पर्सन मामले के लिए मैं तुम जैसे लूज़र को क्यों हायर करूँगा? इस तरह से तखातुब पे कैफ जमाल के कानों की लुएं सुर्ख हुई। शायद इसलिए कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपको चाहिए। दुरुस्त। माहिर फरीद ने इस बात में सर हिलाया। जानते हो वो क्या है? कैफ ने सोचने की कोशिश की। वो एक नाकाम और मकरूज नियर था, एक आम सा फोटोग्राफर जिसे हर कोई लूज़र कहता था। इसके पास एक ऐसा क्या था जो माहिर फरीद को चाहिए था? सोच लिया? नहीं समझ में आया? अब मैं बताता हूँ। माहिर फरीद बोला तो उसकी आंखों में इस्तेसाह था। तुम्हारे पास, वो रुका, तवक्कुफ किया, कुछ भी नहीं है। सफूरा के कज़न कैफ जमाल का सांस जहाँ था वहीं रुक गया, सिवाय तुम्हारे नाम के। मुझे सिर्फ तुम्हारा नाम चाहिए। माहिर फरीद बहुत देर बाद मुस्कुराया। लकी नेम। स्ट्रॉ से कॉफ़ी पीते बीरबल ने लुकमा दिया। मेरा नाम? कैफ मुतहैयर रह गया। मगर आपने कहा था कि मुझे उस लड़की के पास जॉब करनी होगी। मैंने ये कभी नहीं कहा। क्या मैंने ऐसा कहा? माहिर ने मालिक को देख कर पूछा। उसने नफ़ी में सर हिलाया। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि तुम अपनी कज़न से बात करोगे, उसे जॉब के लिए राज़ी करोगे। जब वो तुम्हें इस लड़की के पास जाने को कहेगी तो तुम मुझे बताओगे और मैं तुम्हारी जगह किसी और को वहाँ भेजूँगा। बिलाखिर कैफ जमाल की समझ में सारा मामला आने लगा। इनको सिर्फ इसकी शनाख्त चाहिए थी। मुझे क्यों नहीं? क्योंकि तुम एक लूज़र हो रहोगे। मैं इतना अहम काम एक लूज़र से नहीं करवा सकता। मैं किसी ऐसे शख्स को वहाँ भेजूँगा जो मजबूत असाब का होगा, स्ट्रीट स्मार्ट, जिसको इंसानों के चेहरे पढ़ने आते होंगे। वो ऐसी बातें सुन सकता हो जो किसी और को सुनाई नहीं देती। वो जिस पर मैं एतमाद करता हूँ क्योंकि उसका अपना बहुत कुछ दाव पर लगा होगा। और तुम कैफ जमाल ये काम नहीं कर सकते, इसलिए घर जाओ। उसने अपने भारी हाथ से कैफ का कंधा थपका। और 2 माह तक मेरी दी गई मराहत से फ़ायदा उठाओ। फिर वो कदरे तवक्को से बोला। तुमने पूछा था कि तुम 2 माह के बाद भी इस लड़की के जॉब कर सकते हो या नहीं? तो ये मेरा जवाब है। तुम इसकी जॉब न पहले करोगे न बाद में। मैं वहाँ किसी और को भेजूँगा। थोड़ी देर बाद कैफ जमाल रुपयों का पैकेट लिए वहाँ से निकला तो उसके कंधे हल्के थे। उसे अगले 2 माह कुछ नहीं करना था, सिर्फ माहिर फरीद की दी गई दौलत इंजॉय करनी थी। ज़बरदस्त। इंसान का काम नाम इंसान का नाम उसकी पहचान होता है, उसकी शख्सियत नहीं। जो इंसान हमें अपना जो नाम बताता है हम उसको उसी नाम से पुकारते हैं। ख़ुद को कैफ जमाल कहलाने वाला नौजवान इस वक्त एयरपोर्ट पर खड़ा था। उसने कश्माला के जाने का इंतज़ार किया और एक दफ़ा फिर से डोमेस्टिक फ़्लाइट के बोर्ड को देखा। मैं किसी ऐसे शख्स को वहाँ भेजूँगा जो मजबूत असाब का मालिक होगा। फिर उस नौजवान ने सर पर पी कैप पहनी और जेबों में हाथ डाले मुखालिफ सिम्त में चलने लगा। और डोमेस्टिक फ़्लाइट वाले हिस्से की तरफ नहीं जा रहा था। जो स्मार्ट होगा, स्ट्रीट स्मार्ट, जिसको इंसानों के चेहरे पढ़ने आते होंगे। पी कैप वाला नौजवान चलते हुए बार बार वक्त देखता था। उसे देर हो रही थी। सामने इंटरनेशनल फ़्लाइट का बोर्ड चमक रहा था। जब वो बातें सुन सकता हो जो किसी और को सुनाई नहीं देती। वो सिक्योरिटी से गुजरने के बाद अब एयरलाइन काउंटर की तरफ जा रहा था। मतलूबा काउंटर के सामने चंद कतारें बनी थी। उसने रुक के देखा। इकॉनमी क्लास, बिजनेस क्लास। वो सीधा बिजनेस क्लास की तरफ बढ़ गया, वो जिस पर मैं एतमाद करता हूँगा। बोर्डिंग पास लेकर वो पासपोर्ट कंट्रोल तक आया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के काउंटर पर जाके रुका। अपनी बारी आने पर उसने FIA के ऑफिसर को अपना नीला पासपोर्ट दिखाया, क्योंकि उसका सब में बहुत कुछ दाव पर लगा होगा। ऑफिसर ने शीशे की खिड़की के पार से पी कैफ वाले नौजवान का चेहरा देखा और फिर पासपोर्ट पकड़ा। बरतानवी शहरी। अब ऑफिसर रूटीन के बेकार सवालात पूछ रहा था। कैमरे में देखे। नौजवान ने कैप उतार दी और एक संजीदा नज़र कैमरे पर डाली। रिकॉर्ड के लिए अपना नाम बताएं। वो इसी संजीदगी से पलक झपके बिना बोला। माहिर अली फरीद। ऑफिसर ने बोर्डिंग पास देखने के बावजूद पूछा। कहाँ जा रहे हैं? इस्तांबुल। क्यों? घर है वहाँ पर मेरा, अब जाऊँ? लेजे कक्कड़पन वाजिया था। ऑफिसर ने एक नापसंदीदा नज़र उस पर डाली और पासपोर्ट स्टैम्प करके उसकी तरफ बढ़ा दिया। कुछ देर बाद वो जहाज़ के अंदर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। जब जहाज़ टेक ऑफ कर गया और नीचे फैला लाहौर छोटा दिखाई देने लगा तो तुर्किश एयर होस्टेस ने आके एक दफ़ा फिर पूछा, क्या मैं आपको वेलकम ड्रिंक ऑफ़र कर सकती हूँ? पहले तुर्किश कहवा, फिर ठीक आधे घंटे बाद एस्प्रेसो डबल शॉट। इसने संजीदगी से हुक्म दिया और पैर लंबे करके फुट रेस्ट पर रख लिए। फिर फुट ट्रे पर लैपटॉप सेट किया और स्क्रीन रोशन की। सामने यूज़र अकाउंट का नाम नज़र आ रहा था, कैफ को क्लिक करके खोलते हुए उसने दूसरे हाथ से मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज टाइप किया। ज़ारा, मैं फ़्लाइट में हूँ, सुबह ऑफिस में मुलाकात होती है। चंद हज़ार किलोमीटर दूर इस्तांबुल के डिस्ट्रिक्ट बेशाकश के एक इलाके ल्यूंत में एक इमारत के कॉर्नर ऑफिस में ज़ारीना फ़रीद अपनी पावर चेयर पर बैठी थी। लैपटॉप सामने खुला था और वो माहिर का मैसेज पढ़कर मुस्कुरा रही थी। फिर उसने इंटरकॉम उठाया और अपने एयरिंग पर उंगली फेरते हुए रिसीवर में बोली, शबनम, माहिर बे वापस आ रहे हैं, स्टाफ को इतला कर दो। उसका चेहरा धमक रहा था।
गुलाबी लिबास वाली लड़की सफ़ेद चेहरे लिए सोफे के किनारे बैठी थी। वो पलक तक नहीं झपक पा रही थी। कैफ जमाल सामने कुर्सी पर सर झुकाए बैठा था। वो एक आम सा नौजवान था, एक लूज़र। जो आदमी कैफ बन के आपके पास आया वो खुद माहिर फरीद था। इस फिक्रे की बाज़कश अभी तक सुनाई दे रही थी। जब कल तुमने फ़ोन पे बताया कि तुम कैफ से मिली तो मैं खटक गई, क्योंकि कल एक फैमिली फंक्शन पर कैफ हमारे साथ था। वो फ़ोटोग्राफी कर रहा था। मैं इसी वक्त कैफ के पास गई और फिर उसने मुझे सब कुछ बता दिया। सफूरा ने चेहरा उसकी तरफ मोड़ा। उसकी आंखों से बेबसी भरे गुस्से के अंगारे निकल रहे थे। बताओ सब माला को। वो गुमसुम सी इस असली कैफ जमाल को देख रही थी। वो बिल्कुल भी इस कैफ जैसा ना था। मैं एक सुबह उठा तो एक आदमी मेरे घर के बाहर खड़ा था। कैफ जमाल ने अपनी कहानी का आगाज़ किया। उसके पास ये कहानी घड़ने के लिए 3 माह का वक्त था। जब कभी ये मामला खुलेगा उसे मालूम था कि उसे क्या कहना है। लंबी काले शीशों वाली कार। उसने गन पॉइंट पर मुझे कार में बिठाया और एक होटल में ले गया। वहाँ एक लग्जरी स्वीट में उसने मेरी मुलाकात माहिर फरीद से करवाई। वो साकत से सुन रही थी। माहिर फरीद खतरनाक आदमी था, एक साइकोपैथ है। इनके साथ चंद और गार्ड्स भी थे जिनके पास पिस्तौल और राइफल्स थी। मैं डर गया था। तुम डर के थे या तुमने उनसे पैसे लिए थे? सफूरा अभी तक उससे मशकूक नज़र से देख रही थी। आपा। कैफ जमाल ने चेहरा उठा के बेबसी से उसे देखा। अगर मैंने पैसे लिए होते तो मेरी हालत बदली हुई नजर आती। फिर तो उन्हें अपने कर्जे कैसे अदा किए? वही बता रहा हूँ। वहाँ पहुँचा तो उस आदमी माहिर फरीद ने कहा कि उसने मेरे कर्जे अदा कर दिए हैं। बदले में मुझे उसको अपनी शनाख्त देनी होगी। उनके पास गन्स थी। आपा। वो खौफनाक लोग थे। मैं डर गया था। मैं क्या करता? खौफ हरासा कर देने वाला एहसास कशमालों को अपनी लपेट में लेने लगा। वो ख़तरनाक आदमी इतने दिन उसके करीब रहा, अगर उसे कुछ हो जाता। उसने मेरा आईडी कार्ड वगैरह ले लिया। फिर बाद में मैंने आपको जो अपनी सीवी भेजी थी उस पर तस्वीर नहीं थी। कशमाला चौंकी। उसे याद आया कि सीवी पर कैफ जमाल की तस्वीर नहीं थी, मगर कैफ माहिर के पास सब कुछ था। आईडी कार्ड, हर चीज़, सब कैफ के नाम पर उसकी तस्वीर के साथ था। वो पूरी तैयारी के साथ आया था। मैं भी तुमसे मिलने नहीं आ सकी। इतना अर्सा पहले दुबई, फिर थाईलैंड चली गई। सफूरा अफसोस से कह रही थी। कैफ ने शर्मिंदगी से उसे देखा। आप एंटरप्रेन्योर्स की जिन रीट्रेस पर दुबई और थाईलैंड गई थी, इन पर आपको माहिर फरीद की कंपनी ने भेजा था। सफूरा ने चौंक कर उसे देखा। क्या मतलब? उसके सफ़ेद बालों वाले मैनेजर ने मुझे बताया था। उन्होंने अपनी एक शेल कंपनी की तरफ से वो रीट्रेस अरेंज करवाई थी। सफूरा सदमे से बैठी रहेगी और मैं समझी मैं इतनी काबिल हूँ कि वो मुझे खुद अप्रोच किया गया है। सफूरा ने माथे को छुआ, फिर गुस्से से कैफ को देखा। और तुम इतने जलील इंसान हो कि जब मैं वापस आई तुम मुझे कॉल करके कहते रहे कि कशमाला मेहमानों से चिढ़ती है, इसलिए इसकी वालदा को देखने ना आए। तुम सिर्फ मुझे माला से दूर रखना चाहते थे ताकि तुम्हारा पोल ना खुले। उन्होंने मुझे धमकाया था। माहिर फरीद ने कहा था कि वो मेरी क्या मेरे पूरे ख़ानदान की जान ले लेगा। मैं क्या करता? तुम इसको लूज़र कहती थी सफूरा। वो खोए खोए लहजे में बोली। वो कुछ भी था मगर वो लूज़र नहीं था। वो उसे एक एक करके सब याद आने लगा। उसके पास ब्रांडेड चीज़ें होती थी, हर चीज़ महंगी थी। वो हर वक्त एयरपोर्ट्स लगाए कॉल पर होता। वो बहुत काम करता था और बहुत कम सोता था। वो खुद को छुपा नहीं सकता था। मुझे शक होता था, लेकिन वो इतना मेहरबान था सफूरा कि उसकी आंखें भीगने लगी। वो अभी तक शॉक में थी कि मुझे लगा वो बुरा आदमी नहीं है। वो अपना ऑफिस रिमोटली मैनेज कर रहा था। कैफ जमाल धीरे से बोला। उसके पास इतना वक्त था। वो सीईओ था। सीईओ वर्क हार्ड नहीं, वर्क स्मार्ट करते हैं, यानी कम वक्त में काम करते हैं। उसने तुम्हें हायर क्यों किया? तुम्हारे अंदर कौन से सरखाब के पर लगे थे? कैफ सफूरा अभी तक गुस्से से कैफ को देख रही। कैफ ने सर उठा के देखा। मेरे नाम की वजह से? कैफ, इस नाम में ऐसा क्या खास है? ये उसके बाप का नाम था। कमरे में सन्नाटा छा गया। वो बस एकटक उसे देख रही थी। मैंने उसे गूगल किया था। उसके इंटरव्यूज़ मुझे मिल गए थे, लेकिन वो उसने बाद में हटवा दिए थे। उसने अपना सोशल मीडिया भी बंद कर दिया। मुझे नहीं मालूम था कि क्यों। अब समझ आए। वो खुद गार्ड बनने जा रहा था, मगर कशमाला की सुई एक जगह अटक गई थी। कैफ उसके बाप का नाम था, वही बाप जिसको उसने एक्सीडेंट में मार दिया था। जो एक्सीडेंट में मरा वो उसका सौतेला बाप था। उसका असल बाप उससे कई साल पहले ब्रेन ट्यूमर से मरा था। उसका नाम कासिम फरीद था। कासिम अली इम्तियाज़ फरीद। इसके नाम के पहले हरफ जोड़ें तो कैफ बनता था। कासिम अली इम्तियाज़ फरीद, KAIF, कैफ। कैफ उसकी कंपनी का भी नाम है। माहिर फरीद 2 साल पहले अपना फैमिली बिजनेस छोड़ के इस्तांबुल चला गया था। उसने वहाँ पे कैफ नामी कंपनी बनाई थी, जिसे जैसे शहजादे किसी ज़माने में अपना तख्त ताज छोड़कर चले जाते थे। उसके इंटरव्यूज़ में लिखा था कि वो 3000 अफराद की कंपनी बनाना चाहता है, वो जो उसने खुद शुरू की हो, ना कि उसके बाप के पैसे की बनी हो। वो इस बात पे चौंकी। आहिस्ता आहिस्ता यकीन आने लगा था और इस यकीन की तकलीफ बहुत ज़्यादा थी। वो ख़तरनाक आदमी और आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसके पास एक एल्बम था जिसमें लड़कियों की ज़ख्मी तस्वीर थी। मैंने कहा ना, वो एक साइको है। और कैफ तेज़ी से कह रहा था। और उसके होटल स्वीट के शीशे की खिड़की पर हर तरफ आपकी तस्वीर लगी थी। वो आपको अरसे से स्टॉल कर रहा था। वो उसकी बात सुन रही थी या शायद नहीं सुन रही थी, बस सोफे की गद्दी को मुट्ठियों में भींचे बैठी रही।
وہ کچھ بتا رہا تھا، کسی بزنس پلان پر کام کر رہا تھا، اسے یاد آیا مگر نہیں، وہ کچھ اور بنا رہا تھا۔ پھر وہ چونکی۔ ماہر فرید وہ کیا ہے؟ وہ کام کیا کرتا ہے؟ اس کی آواز آہستہ تھی۔ وہ آرکیٹیکٹ ہے، معمار۔ اور اس ایک لمحے میں سارے پزل کے ٹکڑے ایک ساتھ فٹ بیٹھتے گئے۔ وہ عمارتیں بناتا ہے، یونیک عمارتیں۔ کیف اس کی آرکیٹیکچر فرم ہے۔ وہ اپنے آفس سے 3 ماہ کی چھٹی پر آیا تھا کیونکہ اسے ایک خاص عمارت بنانی تھی۔ مجھے یہ اس کے مینیجر نے بتایا تھا۔ وہ آرکیٹیکٹ ہے اور ماہی کہتی تھی جنونی آرکیٹیکٹ صرف سیاہ اور سفید پہنتے ہیں، ان کے لیے سرمئی زون کچھ نہیں ہوتی۔ کشمالہ نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہنے لگے۔ سب جھوٹ تھا، سب فریب تھا۔ اسے زندگی میں کسی انسان سے اتنی نفرت محسوس نہیں تھی جتنی ماہر فرید سے ہوئی تھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی کیف۔ اس نے دل ہی دل میں اس کو کیف پکارا تھا جو اتنا عرصہ اس کے قریب رہا تھا۔ اور گزشتہ روز فلائٹ میں بیٹھے لیپ ٹاپ پر کام کرتے ماہر فرید نے رک کے جیب سے ٹھنڈی خطائی نکال کے دیکھی تو اس کے چہرے پہ ایک زخمی تاثر بکھر گیا۔ میری خواہش ہے کہ تم مجھے کبھی معاف نہ کرو مالا۔ اس نے کناروں سے ٹوٹی ہوئی خطائی واپس جیب میں ڈالی۔ ہر ٹوٹی چیز جڑنے کے قابل نہیں رہتی۔ یک طرفہ عشق کبھی نہیں مرتا، بس یہ شکست کھا کے چلا جاتا ہے دل کے خفیہ خانے میں، جہاں یہ چھپ کے بیٹھا رہتا ہے سمٹ کے زخمی وجود کی مانند۔ کچھ بدقسمت لوگوں کے لیے یہ تلخ اور کم ظرف بن جاتا ہے، اور جو بعد میں آتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں قیمت اس زخم کی جو دیا تھا پہلے آنے والے نے۔ لیکن مجھے اعتراف کرنے دو کہ یک طرفہ عشق بہتر ہے ایک اصلی 2 طرفہ عشق سے، بلکہ یک طرفہ عشق ہی ہے بہترین عشق، کیونکہ جو کبھی شروع ہی نہیں ہوا اس کے ختم ہونے کا ڈر نہیں ہوتا۔ وہ تینوں اس وقت بوسپورس کے کنارے بنے ایک ریستوران میں موجود تھے۔ راہ میں استنبول کی جامنی شام پھیلی تھی۔ عبدالمالک اور زرینہ ساتھ ساتھ بیٹھے تھے جبکہ بیربل ان کے مقابل برجمان تھا۔ بائیں جانب ریستوران کی گہما گہمی تھی اور دائیں جانب بوسفورس کا اندھیرا ہوتا پانی دکھائی دیتا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کی آوازوں کے ساتھ چھری کانٹے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ماہر پہنچ چکا ہوگا، چھری کانٹے سے کباب کا ٹکڑا توڑتی زرینہ بولی تو لہجے میں خوشی تھی۔ وہ بڑی سی آنکھیں اور کندھوں تک آتے بلدار بالوں والی خوبصورت لڑکی تھی۔ کانوں میں بڑے ایئر رنگز اور گردن میں سنہرے رنگ کی 3-4 سائز کی زنجیریں تھیں۔ کیا وہ ہمیں جوائن کرے گا؟ مالک نے پلیٹ سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح 3 پیس سوٹ میں ملبوس سفید بالوں کو جلد سے برابر کیے ہوئے تھا، چہرے کی پتھریلی سنجیدگی برابر تھی۔ جی بابا، میں نے اسے لوکیشن بھیج دی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ واٹس ایپ بھی چیک کر رہی تھی، چہرہ خوشی سے تھمتھما رہا تھا۔ وہ نہیں آئے گا، بیربل نے لقمہ لیتے ہوئے کہا تو دونوں نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ ان کو اپنی طرف دیکھتے پا کر بیربل نے مسکرا کر شانے جھکائے۔ کیونکہ وہ آتے ساتھ ہی تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہے گا۔ اس کا مخاطب مالک تھا جس نے بس ایک نظر بیربل کو دیکھا اور سر جھٹک کے کھانا کھانے لگا۔ زرینہ نے ایک تادیبی نظر بیربل پر ڈالی کیونکہ اسے پرواہ نہیں تھی۔ گھنگریالے بالوں والا بیربل ایک کان میں بالی پہنے جینس اور جاگرز میں ملبوس تھا۔ کلائی میں وہ 2-3 بریسلیٹ بھی تھے، کالے سلور۔ زارا دفتر میں کھنکارا۔ اگر ماہر نے تمہارے پاپا سے کیا وعدہ پورا کیا اور ان کے ساتھ واپس چلا گیا تو کیف کون سنبھالے گا؟ وہ خلا میں دیکھتے ہوئے انگلیوں پر گنتا جمع تفریق کر رہا تھا۔ ظاہر ہے تم دونوں ایک ملک میں نہیں رہو گے۔ زرینہ کی رنگت بدلی، آنکھوں میں برہمی دھارا ہوئی، آگے کو جھکی اور حتمی انداز میں بولی، جہاں ماہر ہوگا وہیں زارا ہوگی۔ بیربل مسکرا کے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ زارا کا موڈ خراب کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے 2 ماہ بعد آنے کا وعدہ کیا تھا، مالک نے ناخوشی سے کہتے ہوئے پلیٹ پر ایک کھسکائی اور نیپکن اٹھایا، اور اب 3 ماہ ہونے کو آئے ہیں۔ میں اس لیے خاموش رہا تاکہ وہ اپنا ڈیزائن مکمل کر لے۔ پھر اسی سنجیدگی سے زارا کو دیکھا، کیا اس کا ڈیزائن اپروو ہو جائے گا؟ ماہر صرف آرکیٹیکٹ نہیں ہے بابا، وہ آرٹسٹ ہے، اس کے ڈیزائن یونیک ہوتے ہیں۔ پھر کیف کے تو آرکیٹیکٹس اس کے ساتھ اس بلڈنگ پر کام کرتے رہے۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے زارا، میں نے پوچھا کیا اس کا ڈیزائن اپروو ہو جائے گا؟ زرینہ قدرے پھوسی کی، کندھے جھکا کے کھانے پر سر جھکا لیا۔ میں کیف کے معاملہ ڈنر ٹیبل پر شیئر نہیں کر سکتی۔ یعنی تم اس کے ڈیزائن پر تحفظات ہیں؟ مالک نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہہ رہا تھا۔ بیربل نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ مالک تم تھکتے نہیں ایک روبوٹ کی طرح زندگی گزارتے ہوئے؟ مالک نے سفید ابرو اٹھا کر اپنے بھتیجے کو دیکھا جو ہمیشہ اسے مایوس کرتا تھا۔ تم نہیں تھکتے اپنے باپ کا پیسہ اڑاتے ہوئے؟ بیربل نے ہنس کے شانے جھکا دیے۔ تم اور ماہر کبھی مجھ سے خوش نہیں ہوگی، اس لیے میں اپنی زندگی اور روبوٹس کو خوش کرنے میں نہیں گزار سکتا۔ زارا نے تادیبی نظروں سے اسے دیکھا، لیکن وہ ٹیک لگائے ایک بازو کرسی کے اوپر پہ پھیلائے محفوظ سا کہہ رہا تھا، میرا باپ، میرا بھائی اور میرا چچا۔ مالک کی طرف اشارہ کیا، تم سب روبوٹس ہو، پیسہ کماتے ہو، پیسہ گنتے ہو، تمہاری کوئی زندگی نہیں ہے۔ پھر سینے پر انگلی سے دستک دی، میری ہے۔
ماہر ہمارے خاندان کا وارث ہے، مالک اسپاٹ نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ تمہاری طرح پیسہ اور وقت ضائع نہیں کرتا۔ استنبول ایئرپورٹ کی ایگزٹ پر ایک سیاہ کار موجود تھی۔ فرپا سا ڈرائیور اردل پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ پی کیپ پہنے جوگر سے چلتا ہوا ماہر کار کے قریب آیا، لیکن بیٹھا نہیں۔ وہ قدم قدم چلتا ڈرائیونگ ڈور تک گیا اور پنچوں کے بعد زمین پر بیٹھ کر اس کے حصے کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے، کاروبار سے محبت اس کے خون میں ہے۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا اور دروازہ کھولے کھڑے اردل کے مقابل آ رکا، گھور کے اسے دیکھا۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ کار کہیں لگی ہے، میں پوچھوں گا کہ کار کس سے لگی ہے۔ اردل نے جلدی سے نظریں چکا دی۔ مجھ سے لگی ہے ماہر بھائی، آپ میری تنخواہ سے سارا نقصان پورا کر لیجیے گا۔ ماہر نے سمجھ کر سر ہلائی، یعنی بیربل سے لگی ہے، بیٹھو۔ ہماری انویسٹمنٹ ہولڈنگ کو اس نے اپنے باپ کی طرح سنبھال رکھا تھا۔ لوگ ماہر فرید کو اپنا پیسہ دیتے تھے تاکہ وہ اس کو انویسٹ کرے۔ کار سرخ پل کے اوپر سے گزر رہی تھی اور وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ پی کیپ اب ساتھ والی سیٹ پر رکھی تھی اور اس کے بال ماتھے پر بکھرے تھے۔ استنبول اداس لگتا تھا اپنے اندر کی طرح۔ وہ دوسرے انسانوں کا پیسہ بھی انویسٹ کرتا ہے، بہترین جگہ پہ اثاثے خریدتا ہے اور پھر وہ انہیں درست وقت پر بیچتا ہے۔ ماہر کے اندر وہ کلر انسٹنکٹ ہے جو کاروبار کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ اپنے اپارٹمنٹ کی بیل پر اس نے اس ہاتھ رکھا ہی تھا کہ دروازہ کھول گیا۔ اسکارف اور اسکرٹ میں ملبوس سدھڑ عمر ہاؤس کیپر فیضی نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ ماہر نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور پھر مڑ کے فرپا ڈرائیور کو دیکھا، جس کا کوٹ پھنسا ہوا لگ رہا تھا۔ ماشاءاللہ، تم دونوں کی صحت بتا رہی ہے کہ بیربل کی بیکری کے کیکس میرے گھر آتے رہے ہیں، مسکرا کے کہتے ہوئے اندر داخل ہوا اور شو ریک پر جوتے اتارے۔ اردل اور فیضی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب کیا کریں؟ اور اس کا بخت بلند ہے، وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے اسے سونا بنا دیتا ہے۔ پیسہ بخت سے آتا ہے بیربل، وہ تمہاری طرح ایک فلاپ بیکری میں پیسہ ڈبو کے کلاش نہیں ہو جاتا، اور نہ ہی تن سے کہاں، اور نہ ہی ایسا ہے کہ بیکری اس کے خرچے اٹھانے کے لیے ناکافی ہو جائے اور اس کا اصل خرچہ اپنے باپ کے کاروبار سے آنے والے ماہانہ الاؤنس پر ہو۔ بیربل نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کہہ لو جو کہنا ہے کہہ لو، مجھے کون سا فرق پڑتا ہے؟ مالک نے ناپسندگی سے اسے دیکھا، ذرا کھنکھاری اور باپ کی طرف چہرہ کیا۔ بابا، اگر آپ کو ماہر کے بخت پر اتنا بھروسہ ہے تو اسے کیف کو آگے بڑھانے دیں۔ میں مانتی ہوں کہ کیف ایک ڈوبتی ہوئی فرم ہے اور وہ کامیاب نہیں ہوا۔ وہ ایک اسٹرگل کرتا ہوا انٹرپرینیور ہے، لیکن ابھی 2 سال ہوئے ہیں، اس کو وقت دیں۔ اس ملک میں مالک نے ناپسندگی سے ادھر ادھر دیکھا۔ مفتی میزوں پر ترک اور ٹورسٹ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور آواز دھیمی کی۔ اس غریب اور کراش ملک میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ ڈالرز کی ہوس میں مبتلا لوگوں کا ملک ہے۔ یہ صرف تمہارے کزن کو لوٹ رہے ہیں۔ کیف ایک فیلئر ہے اور رہے گا، اس لیے اسے چاہیے کہ واپس آ جائے۔ زارا اب نزاکت سے ٹشو سے انگلیاں صاف کر رہی تھی۔ میں حیران ہوں کہ ماہر نے واپس آنے کی بات کیسے مان لی، آپ نے اسے کیسے راضی کیا؟ بابا، وہ تو لاہور اس لیے گیا تھا تاکہ اپنے ڈیزائن پہ سکون سے کام کرے۔ بیربل کی آنکھیں چمکی اور لب او میں سکڑے۔ اس نے مسکرا کے پہلے مالک کو دیکھا اور پھر زارا کو۔ مالک نے اپنی بیٹی کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ انٹرسٹنگ۔ یہ میرا اور ماہر کا معاملہ ہے، تم درمیان میں نہ بولو۔ وہ سرد لہجے میں ٹوک گیا تو زارا خاموش ہو گئی۔ بیربل مسکرا کے اٹھ گیا اور موبائل اٹھا کے جیب میں ڈالا۔ چونکہ میں ایک ناکام بیکر ہوں، اس لیے میں بل نہیں دوں گا۔ مالک کو دیکھتے ہوئے ایک آنکھ دبائی۔ اب چلتا ہوں، ماہر پہنچ گیا ہوگا۔ وہ زارا کو ہاتھ ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ مالک نے ناراضگی سے اسے جاتے دیکھا۔ ڈس اپوائنٹمنٹ، وہ بڑبڑایا۔ زرینہ نے مسکرا کے اسے الوداعی ہاتھ ہلایا اور پھر سوچتی نظروں سے باپ کو دیکھا۔ مالک کا چہرہ ہمیشہ کی طرح ٹھنڈا اور بے تاثر تھا۔ ماہر اور اس کے درمیان کیا معاملہ طے پایا تھا، وہ فیصلہ نہیں کر سکی۔ استنبول کو جولائی کی گرمی لاہور کی طرح پسند نہیں کرتی تھی، بلکہ دھوپ اور ٹھنڈی ہوا ساتھ ساتھ رہتی۔ سورج ڈھلتا تو دھوپ ڈوب جاتی اور سارے میں بہار جیسی ٹھنڈ پھیل جاتی۔ بوسفورس کے پانی سے بگلے اڑ اڑ کے استنبول کی اونچی اپارٹمنٹ بلڈنگز کے اوپر چکر کاٹتے۔ استنبول کے ضلع سریار میں سفارت خانے تھے اور وہاں غیر ملکیوں کی اکثریت رہتی تھی۔ سریار میں ترابیہ نام ایک بے انتہا سرسبز علاقہ تھا جو بوسفورس کے کنارے واقع تھا۔ استنبول اپارٹمنٹس کا شہر تھا۔ یہاں بوسفورس کنارے پر اونچے محل نما یالی بہت کم تھے۔ وہ عموماً پرانے ترک امراء اور غیر ملکی شاہی خاندان کے زیر استعمال ہوتے تھے، یا ان میں سے کچھ کرائے پر حاصل کر کے ترکش ڈرامے شوٹ کیے جاتے تھے۔ شہر کے باقی امراء ان کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اگر انہیں بوسفورس کے کنارے رہنا ہوتا تو وہ لگژری اپارٹمنٹ کو ترجیح دیتے۔ ہم اس وقت اپنی کہانی کو ترابیہ، استنبول کی ایک لگژری اپارٹمنٹ بلڈنگ تک لے کر جا رہے ہیں۔ سڑک کنارے ایک سیاہ جالی دار گیٹ تھا، جس کے اندر جاؤ تو ایک باغیچے میں گھری کئی منزلہ اونچی عمارت کھڑی تھی۔ عمارت کی بالائی ترین منزل پر ڈپلیکس پینٹ ہاؤسز بنے تھے، یعنی 2 منزلہ اپارٹمنٹ۔ باہر سے اپارٹمنٹ اور اندر سے جیسے 2 منزلہ گھر ہو۔ ایک پینٹ ہاؤس اپارٹمنٹ کے باہر فریدلر کی تختی لگی تھی۔ فریدز
बीरबल घर में दाखिल हुआ तो हमेशा की तरह सामने एक सफ़ेद राहदारी नजर आई जो लॉन्ग रूम तक जाती थी। उसने रुक के जूतों के स्टैंड पर जोकर्स उतारे और चाबियां हाथ में घुमाता नंगे पैरों से आ गया। सामने एक वसी लॉन्ग रूम था। एक तरफ 2 मंजिला ऊंची ग्लास वॉल थी जिसके पर्दे स्याह और सफ़ेद थे। इस वक्त वो हटे हुए थे और इनके पार बॉस्फोरस का स्याह पानी और किनारे पर खड़ी कश्तियाँ नजर आती थीं। लॉन्ग रूम में हर चीज़ सफ़ेद और स्याह रंग में मज़ीन की गई थी। वहाँ कोई तीसरा रंग न था। एक तरफ लकड़ी का स्याह सफ़ेद जीना ऊपर जाता था जहाँ एक मिनी लाउंज बना हुआ था। वहाँ बीरबल का कमरा भी था, लेकिन अभी वो इस कमरे में नहीं जा सकता था। उसे तशवीश के एक कड़े मरहले से गुजरना था। लॉन्ग रूम में एल की शक्ल में स्याह रंग के तवील सोफ़े रखे थे। सामने एक आतिशदान था जिसके आगे 2 स्याह विंग चेयर्स रखी थी। बीरबल ने लॉन्ग रूम में कदम रखा तो सामने माहिर फरीद बैठा नजर। वो टांग पर टांग जमाए नंगे पैरों से वहाँ बैठा था। पी कैप मेज़ पर रखी थी और उसकी शेप बढ़ी हुई थी। खुश आमदीद ब्रो। बीरबल मुस्कुरा के करीब आया, लेकिन माहिर ने वहीं से हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसका चेहरा संजीदा था। वो दरमियान में रुक गया, बज़ाहिर ना समझे से उसे देखा। मेरी कार पे एक डेंट है, जैसे ही कहीं लगी हो और बाद में मरम्मत करके इसे मिटाने की कोशिश की गई हो। अर्दल बिल्कुल ध्यान नहीं रखता तुम्हारी कार का। वो सीने पर बाजू लपेटे अफसोस से बोला। माहिर ने ब्रो उठाए। अर्दल और यहाँ उसने आतिशदान की तरफ इशारा किया। एक सफ़ेद सवान रखी थी जो मुझे किसी ने तोहफे में दी थी, वो गायब है। फिर उसने सामने बने सफ़ेद ओपन किचन की तरफ इशारा किया। वहाँ सामने काउंटर पर मेरे मग्स सजे थे जिनमें से 3 गायब हैं। लॉन्ग रूम के पर्दों की तरफ इशारा किया। इधर एक कॉर्नर लैम्प था जो अब मौजूद नहीं है। फैज़ी खानम बीरबल इसी संजीदगी से परेशान खड़े हाउसकीपर की तरफ घूमा। माहिर कुछ पूछ रहा है, आप घर का ख्याल क्यों नहीं रखती? फैज़ी खानम ने बेबसी से बारी बारी दोनों भाइयों को देखा, फिर नदामत से सर झुकाया। ये सब मुझसे टूटा है माहिर पे। यकीनन आपसे टूटा है फैज़ी खानम, माहिर ने बीरबल को देखते हुए बोला था आवाज़ में। और यकीनन मेरी बाइक भी आप ही बाहर लेकर गई होंगी। उसकी GPS हिस्ट्री बता रही है कि मेरे पीछे वो कई दफ़ा इस्तेमाल की गई है। मगर बीरबल के इत्मीनान में फ़र्क नहीं है। उसने अफसोस से फैज़ी खानम को देखा। इस उम्र में क्या खुश शौक पाल लिए हैं आपने? फैज़ी ने आपके दफ़ा शदीद नाराज़गी से बीरबल को देखा। वो कुछ कहती, लेकिन माहिर का अगला सवाल आ चुका था। विंग चेयर पे तो कोई नहीं बैठा? नहीं, इन दोनों ने एक साथ कहा। सच था, फिसल गया। माहिर ने इस बात में सर हिला दिया और मुड़ के आतिशदान के साथ खाली चेयर्स को देखा। इन पर बैठने की किसी को इजाज़त ना थी। यह माहिर फरीद का एक ऐसा सूत है जिसकी पाबंदी करना किसी के लिए मुश्किल नहीं था। विंग चेयर्स टीवी से बहुत दूर थी। किसी को वहाँ बैठने की ज़रूरत भी नहीं थी, ना ही माहिर खुद वहाँ बैठता था। तफ्तीश मुकम्मल हो गई हो तो मैं बैठ जाऊँ? माहिर ने गर्दन मोड़ी और उसके नंगे पैरों को देखा, फिर तन से मुस्कुरा कर बोला। यकीनन मुझे देख के तुमने जूते तारे हो गए, मुश्किल पेश आ रही होगी। मगर वो टटाई से हंसते हुए बैठा। खुश आमदीद माहिर फरीद, हमने तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं किया, क्योंकि तुम्हारी पाबंदियाँ ज़िंदगी को बोरिंग बना देती है। अगर हमारे अपन ने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम ना किया होता, तुम इस अपार्टमेंट के मालिक ना होते, तो मैं इन सवालों के कुछ और जवाब देता। तुम्हारे नाम कुछ किया होता तो हम अब तक सड़क पर होते। बकौल मालिक, तुम्हारा कैब जल्द सड़क पर आने वाला है। वैसे तुमने डिनर पर हमें ज्वाइन क्यों नहीं किया? माहिर ने सर झटका और खिड़की की तरफ चेहरा किया। ऊंची क्लास वाली छत पर लटकते फानूस की रोशनियों का अक्स पड़ा था। मैं आते साथ ही मालिक की शक्ल नहीं देखना चाहता था। बीरबल दिल खोल के हंसी। माहिर ने सवाली नज़र से उसे देखा तो उसने मुस्कुरा कर सर झटका। कुछ नहीं, तुम बताओ। 3 माह की मेहनत के बाद भी तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा। बीरबल के लहजे में अफसोस दाराई, यानी वो लड़की कुछ नहीं जानती। वो दोनों एल शेप से या सोफे पर एक दूसरे के मुकाबले बैठे थे। सफ़ेद ओपन किचन में फैज़ी खानम खाने की तैयारी कर रही थी और 2 मंजिला ग्लास वॉल के पास छाई रात अब मज़ीद तारीख होती जा रही थी। तुम उनसे क्यों मिले थे? अब के माहिर बोला तो आवाज़ मध्यम थी। बीरबल ने बगौर अपने भाई को देखा जो सोफे की पुष्प बाजू पे टांग पर टांग जमाए बैठा था। कुछ उदास सा था इसके बारे में। क्योंकि मालिक ने कहा था कि उससे मिलो ताकि तुम्हें वेकअप कॉल मिले, वरना तुम कैफ जमाल की शनाख्त में इतने खो चुके थे माहिर कि तुम्हारा फोकस ख़त्म हो चुका था। तुम इस लड़की के ऑब्सेस्ड हो चुके थे। तुम हमेशा यही करते हो, एक चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाते हो, इर्द गिर्द की चीज़ें फरामोश कर देते हो। हाँ, हमने तुम्हारा साथ दिया जहाँ तक दे सकते थे, लेकिन हमें ही तुम्हें इस मेस से निकालना था। मैं बार बार वहाँ तुम्हारे लिए आता था। वह जर्दगी से मुस्कुराया। तुम्हें भी मेरा यकीन नहीं है माहिर? बीरबल बेजार सा हुआ। तुम्हारी ला हासिल तलाश में मुझे 3 माह पहले तक यकीन था, लेकिन तुम गलत थे। वो कुछ नहीं जानती थी। तुमने सिर्फ वक्त ज़ाया किया। मैं इस चीज़ में अब तुम्हारी हौसला अफजाई नहीं कर सकता। लॉन्ग रूम में खामोशी छा गई। सिर्फ किचन से फैज़ी की कटिंग बोर्ड पर कट करके सब्ज़ी काटने की आवाज़ें आने लगी। माहिर के आते ही अपार्टमेंट से तमाम बेकरी आइटम्स गायब हो चुके थे और उनकी जगह सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों ने ले ली थी।
तुम्हें इस काम में 3 माह ज़ाया नहीं करने चाहिए थे। जब तुम्हें मालूम हो चुका था कि वो लड़की कुछ नहीं चाहती तो वापस आ जाते, लेकिन नहीं, तुम ये सब उस लड़की को बचाने के लिए कर रहे थे। यानी तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं था। वो अपनी जगह से उठा और कदम कदम चलता आतिशदान तक आया। मेंटल शेल्फ के ऊपर कतार में बहुत सी खुशबूदार कैंडल्स रखी थी, छोटे बड़े ग्लास जैसे में मुख्तलिफ रंगों और खुशबुओं से भरी कैंडल्स। क्या मैं गलत हूँ? क्या तुम इस लड़की को बचाना नहीं चाहते थे? या जैसे मालिक कहता है, क्या तुम इंतकाम नहीं लेना चाहते थे? मैं उसे बचाना चाहता था भी, और मैं इंतकाम भी लेना चाहता था। लूँगा, कभी ना कभी मैं इंतकाम लूँगा। उसने जेब से लाइटर निकाला और उसका शोला जला दिया। लेकिन अभी मैं सिर्फ एक वजह से ये सब कर रहा था, वो वजह जो तुम में से कोई सुनना नहीं चाहता। उसने लाइटर के शोले से वस्त में रखी एक मोमबत्ती के धागे को सुलगाया। धागे ने फ़ौरन आग पकड़ ली। माहिर, मुंह वान करो, जैसे हम निकालिए। कुछ लोग मर जाते हैं और वापस नहीं आते। कोई इंतकाम, कोई प्लान मरे हुए लोगों को वापस नहीं लाता। तलखी से कहकर बीरबल उठा और जीने की तरफ बढ़ गया। उसके पैरों की धमक सीने पर ऊपर जाते महसूस हुई और वो फिर अपने कमरे में गुम हो गया। माहिर ने एक नज़र खाली विंग चेयर्स को देखा और फिर सीढ़ियों के साथ बने एक दरवाजे को। ये इस घर का तीसरा बेडरूम था जहाँ कोई नहीं रहता था। मोमबत्ती की मोम पिघल रही थी और सारे में संदल वुड की खुशबू फैलने लगी थी। वो जब से सफूरा और उसके कज़न कैफ से मिलकर आई थी, गुमसुम सी बैठी थी। उसको रोना भी नहीं आ रहा था। कहने को तो उसने सारे किनारे बुला लिए थे, लेकिन क्या उसके दिल और दिमाग को यकीन भी आ गया था? शायद नहीं। अभी वो दुख के पहले स्टेज और शौक में थी। दिमाग शांत था और वो बातें दिलचस्प नहीं हो रही थी। वो खाली खाली नज़रों से माँ और मोहित को देख रही थी, जो लाउंज में बैठे किसी बात पर हंस रहे थे। मोहित सेब के टुकड़े माँ को खिला रहा था और बख्त इनकी व्हील चेयर के पीछे खड़ी इनके बाल ब्रश कर रही थी। मैं कहती थी, बख्तू, मेरे बालों में इतनी खुश्की क्यों हो गई है? कड़वे तेल से भी नहीं जाती, ना दही अंडे से। मवा ट्यूमर था सर में। मोहित ने सर पर हाथ मारा। माँ, यार कितनी दफ़ा बताऊँ, ट्यूमर का सर से खुश्की से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। देखा मेरे बाल भी कितने गिर रहे हैं आज का। पहले ऐसे नहीं गिरते थे, यकीनन दवाओं की गर्म तासीर की वजह से है। वो गिरे हुए बाल हाथ में लपेटते उनका गोला बनाए थे। मोहित हंस दिया। माँ, कोई चीज़ गर्म या ठंडी तासीर की नहीं होती। कितनी दफ़ा समझाऊँ, चीज़ों की मिकदार और इस्तेमाल से गरमाइश पैदा। जुमा 8 दिन हुए हैं डॉक्टर बने और माँ को टोक रहे। माँ ने हफ्की से सर झटका। मोहित जब इनकी गर्म या ठंडी तासीर की बात की तस्दीक करता तो इसे आग करने तक पहुँच जाती थी। मोहित सर चटक के उठ खड़ा हुआ। तभी माँ को याद आया, मोहित, मेरे ऑपरेशन के दौरान सर्जन ने तुम्हें अंदर बुला के मेरा दिमाग खुले हुए दिखाया था। जी माँ, दिखाया था। अंदर क्या था? माँ ने दिलचस्पी से पूछा। बाल ब्रश करती वक्त भी गौर से सुनने। अंदर आपके ख्याल चल पे रहे थे। वो चल के बोला, एक कीड़ा कबीरा के नाम का था, एक मुमानी के नाम का, और बताओ। माँ का मूड ऑफ हो गया। कुशन ठाकुर से दे मारा। परे बदतमीज। मोहित हंसते हुए एक तरफ हो गया और कुशन सोफे पर बैठी माला का झलक। वो एकदम चौंकी, जैसे किसी ख्वाब से जागी। फिर तेज़ी से उठकर कमरे की तरफ भागी। माँ और मोहित ने ताज्जुब से उसे जाते देखा। इसे क्या हुआ? लेकिन वो दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। उसका दुख शौक से निकल कर इनकार के मरहले में दाखिल हो चुका था। ये सब झूठ है। सफूरा और कैफ जमाल झूठ बोल रहे हैं। वो अंदर अलमारी खोलते हुए बड़बड़ा रही थी। कैफ ही कैफ है। वो मेरी आंखों में देख के इतने दिन झूठ नहीं बोल सकता। एक पर्स के अंदर से पिलाकर उसे वो मिल गया, कैफ के अपार्टमेंट का कार्ड। उसने वक्त देखा, ना किसी के सवाल का जवाब दिया। बस लाउंज में बैठे मोहित और माँ को काम से जा रही हूँ कहकर बाहर निकल आई। अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ ड्राइव करते हुए माला के चेहरे पे परेशानी थी। उसका दुख इनकार के गृह मरहले तकलीफ़ और गिल्ट में दाखिल हो चुका था। अगर वो माहिर फरीद था और कैफ जमाल नहीं, तो उसने माला को क्यों नहीं बताया? क्या वो इस काबिल नहीं थी कि कोई इस पर भरोसा करता? क्या ज़रूरी है कि हर कोई उसको धोखा दे? ज़हीर, कैफ सब उससे ऐसे ही क्यों तोड़कर चले जाते थे? क्या इसके साथ कोई मसला था? वो अपार्टमेंट बिल्डिंग में दाखिल हुई तो बाहर शाम उतर रही थी। इस्तकबालिया डेस्क पर 2 लड़कियां बैठी थी। वो उसे देख के मुस्कुराई। अलबत्ता एक की आंखों में सवालिया निशान था। उसने माला को यहाँ पहली दफ़ा देखा था। वो इनसे नज़र मनाए बिना सीधी लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। कार्ड पर अपार्टमेंट नंबर दर्ज था। चंद मिनट बाद वो 5वें फ्लोर के इस अपार्टमेंट के सामने खड़ी थी। वो क्या कर रही थी? वो किससे मिलने जा रही थी? क्या वो वहाँ होगा? माला ने शल हुए दिमाग के साथ घंटी बजाई, फिर मुठियाँ बेची। 1 2 3 जवाब ना पाकर उसने कार्ड स्कैनर से टकराया। सुर्ख बत्ती जली। कार्ड दरवाज़ा खोलने से कासर था। वो बार बार कार्ड लगाने लगी, लेकिन सुर्ख बत्ती के साथ टूं होती मसद से इनकार। क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ मैम? वो चौंक के मुड़ी। पीछे से वही रिसेप्शनिस्ट चली आ रही थी। उसने सीसीटीवी में माला को बार बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हुए देख लिया था। दरवाज़ा नहीं खुल रहा। माला कशमाला जबरन मुस्कुराई। ओह, माहिर साहब ने चंद हफ्ते कबल लॉक चेंज करवा दिया था। माहिर, उसका सांस रुक गया। कार्ड वाला हाथ पहलू आ गिरा। चंद लम्हे के लिए वो बिल्कुल सुन रह गई। फिर गुस्से की शदीद लहर उसके अंदर उठी। वो सवाए इसके हर एक के लिए माहिर था। और कहाँ है माहिर? इनकी फ़्लाइट थी कल इस्तांबुल की। इनका प्रिंटर काम नहीं कर रहा था, सो उन्होंने सफरी कागजात मुझसे प्रिंट करवाए थे। साथ ही उसने वजाहत की,
इस्तंबुल। माला ने उठा। इनकार का मरहला गुजर चुका था। बिलाखिर पूरा कैफ जमाल की बातें अंदर जज्ब होने लगी थी। क्या आप ये दरवाज़ा मेरे लिए खोल सकती हैं? माहिर साहब मुझे जानते हैं। लड़की ने शान उचकाया। मैं ऐसे दरवाज़ा नहीं खोल सकती। ये मालिक साहब का अपार्टमेंट है। मुझे माहिर या मालिक से पूछना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो मैं इन्हें भी कॉल कर लेती हूँ। जब माला चलना मैं उसे देखती रही, फिर इसी संजीदगी से बोली, इन्हें कॉल ज़रूर करें, लेकिन अपार्टमेंट खुलवाने के लिए नहीं, मेरा एक पैगाम देने के लिए। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोली। माहिर फ्रीद से कहना कशमाला मुबीन आई थी, बस इतना काफ़ी है। कार्ड वहीं फेंका और तेज़ कदमों से लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। रिसेप्शनिस्ट ने आराम से उसे जाते देखा और शाने झुका दिया। उमरा के इन अपार्टमेंट में ऐसे किस्से आम थे। मर्द अपनी गर्लफ्रेंड को अपार्टमेंट लेकर दे देते थे, इनसे मिलने आते रहते। फिर किसी दिन अचानक से बीवी आके अपार्टमेंट खुलवाने और फसाद बर्पा करने की धमकियाँ देती। चूँकि इस अपार्टमेंट में कोई औरत नहीं रहती थी, इसलिए इसे किसी हंगामे की तवक्को नहीं थी, लेकिन फिर भी इनका अमला इस अमर में तरबियत याफ्ता था। उसके जाते ही रिसेप्शनिस्ट नीचे आए, फ़ोन का रिसीवर उठाया। अब्दुल मालिक फ़रीद को कॉल मिलाया। वो आम से अंदाज में कह रही थी। इनकार के बाद गुस्से की बारी थी। ये दुख का तीसरा स्टेज था। घर की तरफ ड्राइव करते हुए उसने के हाथ गुस्से से कँपा रहे थे। ये सब कैसे हो गया उसके साथ? वो उसको कभी माफ़ नहीं करी। उसने कैसे इतना बड़ा धोखा दे दिया? साथ ही वो बार बार अपना फ़ोन भी चेक कर रही थी। शायद वो मैसेज करते, शायद वो कॉल कर ले उसे बताते कि वो सब एक गलत फहमी है। इसे सौदेबाजी का मरहला कहते, जो गुस्से के साथ मुंसलिक होता है। ऐसा कुछ मौज़ा हो जाए कि जो ये साबित करें कि माहिर फ्रीद कोई नहीं था। वो कैफ जमाल ही था, घनी धूप में हमेशा उसका साया बनने वाला, ना के पैरों तले से ज़मीन खींचने वाला। कमरे में आकर उसने दरवाज़ा बंद किया और वहीं ज़मीन पर बैठती गई। एकदम से आंखों से आंसुओं का रेला बहर निकला। आंसू का बिलाखिर यकीन आ गया था कि उनकी मंजिल बाहर बह जाने में थी। वो निकली और फिर नहीं रुके। वो वहीं बैठ कर रोने लगी। इनकार, गुस्सा, सौदेबाजी सब आंसुओं में बह गया और सबसे तवील मरहला शुरू होना था, डिप्रेशन और दर्द का मरहला। ये तुमने क्या किया कैफ? मेरी आंखों में देख कर तुम इतने अरसे तक झूठ बोलते रहे। ये तुमने कैसे कर लिया? कितना पत्थर दिल था तुम्हारा। वो बार बार कैफ को मुखातिब कर रही थी। वो कहीं भी नहीं था, वो हर जगह था। यह ऐसा दुख जो अंदर से काटता था। रूह ऐसी छलनी हुई कि उसे लगा वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी। जाने का वो रोते रोते बेड पे जाके लेट गई और मुंह सर लपेट लिया। जब जागी तो जिस्म बुखार में फंक रहा था। मोहित उसे ड्रिप लगा रहा था। वो कनोले की सुई की तकलीफ से जागी थी। सर भारी हो रहा था, जिस्म में जान नहीं थी। माला, क्या हुआ है? वो नरमी से पूछ रहा था। उसने एक नज़र बाजू में पे हुए सुई को देखा और दूसरी नज़र ऊपर स्टैंड पर लगी ड्रिप पे डाली। आंखें अभी तक भीगी हुई थी। उसने जवाब नहीं दिया, बस करवट के बल लेटे लेटे वो रोने लगी, एकदम ज़ोर ज़ोर से। मौस के साथ लेटी थी। करवट उसकी तरफ मोड़े पर प्यारे से उसका कंधा थपकने लगी। मेरी प्यारी बेटी, मेरी बहादुर बेटी, ना रो, अब तो मैं ठीक हूँ। माला मज़ीद ऊंची आवाज़ से रोने लगी। बेटे मैं ठीक हूँ। अब माँ की भी आंखों में आंसू आ गए। मोहित भी ये समझा कि माँ के लिए परेशान है। माला, माँ ठीक है, तुम क्यों परेशान होती है? मगर उसने जवाब नहीं दिया। वो ऊंचा ऊंचा रो रही थी। सब बच्चे रोते हैं और बच्चे ऐसे इसलिए रोते हैं कि वो तकलीफ़ को समझ नहीं पाते, ना अपने से साथ को। जब वो किसी सिचुएशन को डील ना कर सके तो रोने लग जाते हैं। जैसे रो के वो अपने मसले फ़िक्स कर लेंगे और फिर रो रो के वो सो जाते हैं और जब जागते हैं तो इनका अपना मसला भूल चुका था। लेकिन वो बच्चा नहीं थी। वो रो रो के दोबारा सो गई थी और जब जागी तो उसका अपना मसला नहीं भूला था। उसके आंसू खुश्क हो चुके थे और होंठ खामोश थे, लेकिन दिल में एक कर्ब है, एक तकलीफ़ का बीज जड़ पकड़ चुका था। और कशमाला जानती थी कि वो सारी ज़िंदगी इस कर्ब से पीछे नहीं छुड़ा सकेगी। वो किसी पे एतबार नहीं कर सकेगी, मुकम्मल एतबार। वो किसी से इतनी नफ़रत नहीं कर सकी जितनी उसे माहिर फ्रीद से महसूस होती थी। जब कोई इंसान धोखा खाता है तो उसका एतबार सिर्फ धोखेबाज से नहीं हट जाता, बल्कि वो अगले मिलने वाले हर इंसान के लिए डैमेज हो जाता है। माहिर फ्रीद ने उसे डैमेज कर दिया था।